वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 27 जुलाई को है और इसके लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट आप पहली बार सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहले से सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो देखना ही है और इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार अपना स्कोर अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है। अगर वहाँ कहीं पे कमी हो रही है तो आप उनकी क्लासेस करके आप उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत कर लेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पेड कोर्स में मतलब अभी भी टाइम है, 27 जुलाई के एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, कोई कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अदर कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी, जीएस के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूपी एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह, किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं जैसे प्रश्न, और वहीं से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट रखिए और वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करें तो कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल पर तो फॉलो करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी क्लासेस कर सकते हैं। और यूपीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और हाँ, जो क्वेश्चन डेली हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। 21 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पंचप्रयाग के बारे में प्रश्न पूछा गया है और ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके सही उत्तर का चयन करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया गया है, कर्णप्रयाग पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। इसी प्रकार विष्णुप्रयाग दिया गया है, कहाँ पर है, किसके कॉन्फ्लुएंस पर है, तो अलकनंदा और भागीरथी रिवर। देवप्रयाग है धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग है अलकनंदा नदी और मंदाकिनी। नंदप्रयाग हो जाएगा अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी के तट पर, ठीक है। तो बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलते हैं वहां पर कर्णप्रयाग होगा, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलेंगे, देवप्रयाग में, ना कि विष्णुप्रयाग में। और धौली गंगा और अलकनंदा नदी जहां पर इनका संगम होगा वो होगा विष्णुप्रयाग, ठीक है। दूसरा तीसरा गलत हो गया। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी के संगम पर आपको देखेंगे रुद्रप्रयाग देखने को मिलेगा। और नंदप्रयाग क्या है, जहाँ पर अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी मिलेगी, ठीक है। तो पहला, तीसरा और पहला, चौथा और पांचवा स्टेटमेंट करेक्ट है। जिस भी ऑप्शन में हमें दिया गया है वो ऑप्शन हमारा ए है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। पंचप्रयाग आपको तैयार होना चाहिए, जिसको भी नहीं तैयार है वो पंचप्रयाग मेरे साथ अभी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो अलकनंदा ब्लू कलर से दिख रही है अलकनंदा रिवर है, ठीक है, ये अलकनंदा दिख रही है। अब इससे जो जो रिवर आकर के मिल रही है वहीं पर कुछ प्रयाग बन रहे हैं, जैसे कि पहला है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलकनंदा से कौन सी रिवर मिल रही है, धौली गंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले धौली गंगा है। फिर यहाँ पर देखिए नंद प्रयाग है और नंद प्रयाग में नंदाकिनी आके मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा से पिंडार नदी आकर के मिलती है और उसे बोलते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के आगे बढ़ते हैं, फिर मंदाकिनी रिवर आकर के मिलती है रुद्रप्रयाग में। और आगे उससे भी बढ़ेंगे तो भागीरथी नदी आकर के मिल रही है देवप्रयाग में। तो पहला कौन सा हो गया, फिर से मैं क्लियर करके दिखा देती हूँ। पहला है विष्णुप्रयाग, ठीक है, विष्णुप्रयाग, फिर है नंदप्रयाग, फिर है कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और फिर है देवप्रयाग, ठीक है। फिर देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले इससे धौली गंगा आकर के मिल रही है, नंदाकिनी मिलके आकर मिल रही है, कर्णप्रयाग से कौन सी मिल रही है, पिंडार नदी,
रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी है और देवप्रयाग में कौन सी हो जाएगी, भागीरथी। से पहले भी मैंने कई ट्रिक के साथ आपको समझाया है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इमेज के जरिए से जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अभी याद कर लीजिए, यहाँ से ये तैयार रखना है आपको। 22वां प्रश्न देखिए, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है मिनताका पास, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और कश्मीर को चीन से जोड़ता है। नेक्स्ट है बारालाचा पास, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है मुलिंगला पास, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला पास अरुणाचल प्रदेश में है और इसको भूटान से जोड़ता है। कौन कौन से सही विकल्प होंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में है मिनताका पास। मिनताका क्या करता है, जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है, चाइना से कनेक्ट करता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है बारालाचाला, ये आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर से जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को। उत्तराखंड में स्थित है मुलिंगला, नीति, माना, लिपुलेख, ठीक है, ये सारे आपको नाम याद रखने होंगे। हिमाचल प्रदेश में जो है जैसे शिपकला पास, जहाँ से सतलज रिवर एंटर करती है, इसी तरह आपको लोकेशन वाइज याद रखने होंगे, ठीक है। मुलिंगला कहाँ है, उत्तराखंड में है, किसको जोड़ रहा है, तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहा है। नाथुला और जिलेपला, ठीक है, ये सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में। अगर अरुणाचल प्रदेश को भूटान से कोई कनेक्ट कर रहा है तो वो कौन सा पास है, वो बोमडिला पास है। वो कौन सा है, बोमडिला है, ठीक है, ना कि नाथुला है। नाथुला जिलेपला सिक्किम में है, यहाँ पर बोमडिला है जो अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके। 23rd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमें। चारों ऑप्शन सबसे पहले देखिए, पहला है नेपाल हिमालय, सेकंड कुमायूं, थर्ड है असम और पंजाब हिमालय के बारे में आपसे पूछा गया। तो नेपाल हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य विस्तृत है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य है। असम हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य है। और पंजाब हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य, कोई एक करेक्ट है। अब मैं इसको आपको एक इमेज के जरिए से अभी तैयार करवा दूंगी, पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, जैसे ये हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। पहले हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, कैसे, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर, माफ कीजिएगा, जो शिवालिक रेंज है, तीनों हो गई। लेकिन इसके अलावा भी कुछ विभाजन किए गए हैं नदियों के आधार पर। कैसे, तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है सिंधु रिवर फ्लो करते हुए ऐसे निकल जाती है। तो सिंधु के बाद यहाँ पर सतलज है, सतलज के बाद काली है, तिस्ता है, तिस्ता के बाद ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो सतलज और यहाँ पर देखेंगे सिंधु, इसके बीच में जो हिमालय है इसको हम कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, पहला हो गया। नेक्स्ट हो गया सतलज से काली के बीच, तो सतलज से काली के बीच हम इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है। फिर काली से लेकर के तिस्ता के बीच में, काली से तिस्ता में नेपाल हिमालय है। और तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र के बीच का जो है वो असम हिमालय है, ठीक है। तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसका, तो कुमायूं हिमालय, माफ कीजिएगा, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, दोनों एक ही जगह पे, जहाँ सिंधु नदी से लेकर के सिंधु से सतलज के बीच का क्या है, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र इसमें आ जाता है, पंजाब वाला भी आता है, इसीलिए से पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय दोनों हिमालय नाम से जानते हैं। फिर हम देखते हैं सतलज से काली के बीच में कौन सा है, कुमायूं हिमालय। कुमायूं के बाद काली से लेकर के तिस्ता के बीच में कौन सा है, तो नेपाल हिमालय है। फिर तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र या फिर दिहांग नदी जो एंटर करती है जब भारत में, इसे दिहांग नाम से जानते हैं, इसके बीच का जो हिमालय है असम हिमालय है। अब स्टेटमेंट देखिए और अपना उत्तर ढूंढ लीजिए, ठीक है। मैं इसको अब इरेज करती हूँ। देखिए, इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल हिमालय। तो नेपाल किसके किसके बीच है, काली और तिस्ता के बीच, क्या ये सही है, गलत दिया गया है ना। तो नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच में है। विश्व की जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो इसी हिमालय में देखने को मिलेंगी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, ये सारी किस में आती है, नेपाल हिमालय में, ये गलत हो गया। कुमायूं हिमालय मैंने बताया सतलज और काली नदी के बीच में है। तो भागीरथी नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, सब इनका सबका उद्गम कहाँ होता है, उत्तराखंड के पास से हो रहा है ना, ग्लेशियर से, तो सब कुमायूं हिमालय से निकलती हैं। और कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच है, तो सतलज और काली के बीच में। सही उत्तर मिल गया, सही दिया गया। असम हिमालय, तो असम हिमालय किसके किसके बीच में मैंने बताया, ये तिस्ता और ब्रह्मपुत्र जिसे हम दिहांग नाम से जानते हैं उनके बीच में है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ी हैं, हिल्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, नागा हो गई, मिजो है, मणिपुर है, खासी है, ये सारी जो हिल्स हैं वो कहाँ पर है, असम हिमालय में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये भी गलत दिया गया क्योंकि मैंने बताया तिस्ता और
ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। पंजाब का मैंने क्या बताया था, पंजाब को ही हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो मध्य हिमालय है वो क्या कहलाएगा, पंजाब हिमालय। ये भी गलत दिया गया। और पंजाब हिमालय के बारे में जान लीजिए, यहाँ पर लद्दाख है, पीर पंजाल है, जास्कर है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वो यहीं पर मिलती हैं कश्मीर हिमालय में, ठीक है, या पंजाब हिमालय में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्योंकि अब आपको इस क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 24th क्वेश्चन देखिए, कुछ रिवोल्यूशंस दिए गए हैं, उनके रिलेटेड फील्ड्स हैं, उनसे मैच करेंगे। इंद्रधनुष क्रांति अर्थात रेनबो रिवोल्यूशन दिया गया है, ब्लैक रिवोल्यूशन है, और ब्राउन रिवोल्यूशन है, और अमृत रिवोल्यूशन है। कौन से करेक्ट दिए गए, पहला है रेनबो रिवोल्यूशन। ये किससे रिलेटेड है, इसमें दिया गया फल या फिर शहद उत्पादन से, गलत हो जाएगा। इंद्रधनुष क्रांति रिलेटेड है कृषि संबंधी समग्र क्रांति से। रिवोल्यूशन इन एंटायर एग्रीकल्चर, गलत है। कृष्ण क्रांति या फिर ब्लैक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से रिलेटेड है, फॉर सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ मिनरल ऑयल। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सही दिया गया है, ठीक है, सही दिया। हमसे गलत ही पूछा गया तो आंसर तो यही हो जाएगा, बाकी तीनों करेक्ट है। ध्यान देना पड़ता है क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है ब्राउन रिवोल्यूशन। मैं एक्सप्लेन करने के चक्कर में मैं ध्यान नहीं देती हूँ, तो आप लोग को इस पे फोकस रखना, मेरे जैसे गलती नहीं करना है। ब्राउन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ब्राउन रिवोल्यूशन रिलेटेड है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से, गैर परंपरागत ऊर्जा और उर्वरक उत्पादन से, ठीक है, ये भी सही दिया गया है। अमृत क्रांति क्या है, तो नदियों को जोड़ना, नदी जोड़ो। अभी आप न्यूज में भी देख रहे होंगे, करंट अफेयर का भी टॉपिक है, केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू हो गई है ना, तो इससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखिए। अभी ये अमृत क्रांति किससे रिलेटेड है, नदियों को आपस में जोड़ने से। क्या होता है कि जो नदियां हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो सूखे से प्रभावित है, कई नदियों की वजह से बाढ़ आ जाती है, तो क्या कर रहे हैं कि अभी नदियों को इंटरलिंक कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। तो जहां पर सूखा की समस्या है वहां पर नदियों का पानी पहुंचाया जाएगा, वहां पर सूखे की समस्या से निजात मिलेगी, और जिन नदियों में बाढ़ आ जाती है उनका जो एक्सेस वाटर है वो फ्लो कर दिया जाएगा जहां पर सूखा है। तो इसी तरह की नई परियोजना आपको देखने को मिलेगी, केन बेतवा लिंक परियोजना। यहाँ पर मैं अमृत क्रांति की बात कर रही हूँ, तो नदियों को जोड़ने की परियोजना है ये, ठीक है। इसके अलावा जो गोल्ड रिवोल्यूशन है वो फल उत्पादन या फिर शहद उत्पादन से है, ये जो गलत दिया गया था याद कर लीजिएगा। फ्रूट्स या फिर हनी के प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी हो जाएगी, गोल्ड रिवोल्यूशन। 25th क्वेश्चन अब ध्यान से देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, गलत विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, शारदा नदी, जो कि भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के नाम से भी जानी जाती है। सेकंड है माजुली आइलैंड के बारे में, ये सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है, मतलब नदी द्वारा निर्मित एक द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य अवस्थित है। सी है सांगला घाटी, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अवस्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। और फोर्थ है यारलुंग शांगपो, लद्दाख में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाई गई सबसे गहरी घाटी है। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है वो बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, आप याद कर सकते हैं। माजुली द्वीप के बारे में जरूर जान लीजिएगा कि नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का, ये डेल्टा मैं बोल रही हूँ, द्वीप है, रिवरिन आइलैंड मैंने बोला था। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य अवस्थित है, और ये माजुली द्वीप को असम का जो 33rd डिस्ट्रिक्ट है, 33वां जिला है, वो भी घोषित किया गया है। तो ये पहला ऐसा द्वीपीय जिला होगा, मतलब विश्व में ऐसा ये सबसे बड़ा है, और देश का ये पहला नदी द्वीपीय जिला भी है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, सामने दिए गए। यारलुंग सांगपो के बारे में क्या गलत है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाई गई सबसे गहरी घाटी है, ना कि लद्दाख में। ब्रह्मपुत्र लद्दाख में कहाँ पहुंच जाएगी, खुद सोच लीजिए। तो यहाँ पर तिब्बत होना चाहिए था, तो करेक्ट हो जाता, ऑप्शन डी सही है। 26th क्वेश्चन देखिए लास्ट वाला जो सेट था उसमें आप लोग को लग रहा था बहुत ईजी है पेपर दोनों तरह से आपको तैयार करना है, कॉन्सेप्चुअल भी फैक्चुअल भी, दोनों तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये इतने स्टेटमेंट आपको इसलिए दिए जाते हैं ना, क्योंकि पेपर ही ऐसा आ रहा है। इतने स्टेटमेंट होते हैं कि देख करके घबराहट होने लगती कि मुझे आएगा या नहीं आएगा, तो रीड करने में दिक्कत ना हो, इसलिए सबसे पहले इसकी आपकी हैबिट बन जाएगी, इस तरीके से सेट आप सॉल्व करते चलेंगे। इसमें पूछा गया कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च दिया गया बेंगलुरु में। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोची, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इन भोपाल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बीकानेर। इनमें से कौन से करेक्ट है, मैं जल्दी से बोल गई हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे, पॉज करके देख लेंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो देखिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, हिंदी में भी रीड कर देती हूँ वरना स्टूडेंट्स नाराज हो जाएंगे, मैम
हिंदी वालों पे ध्यान नहीं दे रही, या इंग्लिश वाले मुझसे अक्सर कमेंट करके बोलते हैं मैम आप इंग्लिश में देती ही नहीं कोई भी कंटेंट नहीं, लेकिन क्या है ना कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं जो कि मुझे फॉलो करते हैं, तो उनका भी कवर करती हूँ, साथ में कोशिश करती हूँ इंग्लिश वाला सामने है तो आपको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट है केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है? कोच्चि केरल में, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा बीकानेर में, बीकानेर राजस्थान। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भोपाल एमपी में है। ये दोनों गलत दिए गए थे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पर है? तो भोपाल एमपी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हॉर्टिकल्चर याद रखिएगा कहाँ पर है? तो बीकानेर राजस्थान। अगर सही उत्तर ढूंढेंगे तो क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन ए में दिया गया है। 27 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन दी गई हैं और उनसे रिलेटेड कंट्रीज हैं। देखिए इतनी बार ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं तो इससे आपका रिवीजन हो रहा है। मुझे पता है एक बार पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो तैयार हो जाएगा। हुमा, मिल्पा, रोका और कोनुको, इनको मैच करेंगे। सबसे पहले हुमा देखिए, हुमा कहाँ है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में हुमा बोलते हैं। कुछ नहीं याद था तो मिल्पा जरूर याद होगा, कई बार पढ़ चुके हैं। मिल्पा मैक्सिको में, बी का 1 देखिए कहाँ दिया गया है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अगर कुछ आपको एक भी दो चीजें पता होती ना, कभी कभी उससे आंसर मिल जाता है। रोका कहाँ बोलते हैं? ब्राजील में बोलते हैं। कोनुको ये बोलते हैं वेनेजुएला में, ठीक है। मसोले बोलते हैं जायरे में। लदांग बोलते हैं मलेशिया में। हुमा इंडोनेशिया, मिल्पा मैक्सिको, ठीक है। कोनुको वेनेजुएला। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके बताइए। विचार कीजिए, फिर देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? व्यापार की दृष्टि से पैसिफिक ओशन जो है सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट है सामान्यतः 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी ढलान वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। और पृथ्वी की सतह की एक परत क्रोड मुख्य रूप से निकल और लोहे की बनी होती है जिसे नीफे बोलते हैं। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सीधा आपको दिख जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक ओशन के लिए जो पहला दिया गया स्टेटमेंट, तो व्यापार की दृष्टि से बात किया जाए तो ये गलत है। अटलांटिक ओशन होना चाहिए, सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर होगा। नेक्स्ट है आर्कटिक ओशन के बारे में, तो ये पैसिफिक ओशन से छिछले जल वाले सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी हम जानते हैं। क्या ये करेक्ट है? जी हाँ, ये सही हो जाएगा। और अगर 600 मीटर की अधिक ऊंचाई है और खड़ी ढाल है तो इसको क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। पृथ्वी का क्रोड इंग्लिश में बोलेंगे इसको कोर। मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो ऊपर की जो लेयर थी इसको क्रस्ट बोलते हैं। मिडिल लेयर को, ये आगे बढ़ेंगे, मेंटल बोलते हैं, ठीक है, मेंटल। नेक्स्ट है इसमें कोर, तो कोर के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर निकल और आयरन की अधिकता है इसलिए इसे नीफे भी कहते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। फिर क्रस्ट के बारे में, तो इसको सीमा लेयर बोलते हैं। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, माफ कीजिएगा, सियाल लेयर बोलते हैं, सियाल, ठीक है। तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है और मेंटल को हम सीमा बोलते हैं जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, ठीक है। तो याद रखिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। 2, 3 एंड 4 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 29 क्वेश्चन देखिए, सारे स्टेटमेंट देख करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटोलॉजी अपेक्षाकृत कम वायुदाब वाले क्षेत्रों को डिप्रेशन या वायुदाब कहते हैं। सेकेंड है फ्रेड हॉयल ने एक रूपतावाद की संकल्पना, इसका प्रतिपादन कब किया? 1785 में। थर्ड है धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप रेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में नवतारक सिद्धांत के प्रतिपादक सर जेम्स हटन और लिटलटन थे। इसमें नवतारक का मतलब नोवा थ्योरी के बारे में है। देखिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक रूपतावाद का जो संकल्पना है ये किसने दी थी? ये दी थी ये जो जेम्स हटन और लिटलटन थे। और इसके अलावा जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में है नवतारक सिद्धांत, नोवा थ्योरी है, वो किसने दी थी? वो सर फ्रेड हॉयल ने दिया था, सर फ्रेड हॉयल। और इनके साथ लिटलटन, यहाँ पर जेम्स हटन होना चाहिए सिर्फ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 30वां प्रश्न देखिए, गलत विकल्प चुनना है हमें। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अंतर तारकीय धूल परिकल्पना, थोड़ा ज्यादा हिंदी हो गई। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस के बारे में पूछा गया, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो स्मिथ ने किया 1949 में।
सेकेंड है नेबुला हाइपोथेसिस। इसके विपरीत चैम्बरलिन ने सन 1905 में पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसे नेबुला हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो प्लेनेटरी हाइपोथेसिस से रिलेटेड है 1905 में। 26 दिसंबर 2008 को आई सुनामी में भारत का सबसे दक्षिणी जो पॉइंट था वो इंदिरा पॉइंट था, जो कि बाद में डूब गया था। और सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगी है, जो कि नेपाल, चीन और भूटान है। कौन सा इसमें से गलत है? तो देखिए, जो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है वो किसने दी थी? स्मिथ ने दी थी 1949 में, बिल्कुल सही है। तो ये उत्तर नहीं होगा। फिर जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, इसके विपरीत चैम्बरलिन ने क्या दी थी 1905 में? ग्रहाणु परिकल्पना, प्लेनेटरी हाइपोथेसिस, जो कि अर्थ की उत्पत्ति से या ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड थी। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट है ये जो इंदिरा पॉइंट है, आपको पता होगा कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो इंदिरा पॉइंट है, निकोबार आइलैंड में स्थित है। लेकिन 2004 में सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 में, जिसकी वजह से ये लगभग डूब गया था। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 2008 दिया गया, 2004 होना चाहिए। अब सिक्किम की सीमा किससे लगती है? नेपाल, चीन और भूटान से लगती है। सही दिया गया है, कई बार पढ़ा चुकी हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्लास भी अवेलेबल है। नेपाल, चीन और भूटान से इसकी सीमा लगती है सिक्किम की। ठीक है, 31st क्वेश्चन देखिए, उस नदी का चयन करें जो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी और भारत की एक प्रमुख पूर्व की ओर बहने वाली नदी भी है। तो आपको पता है जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली, पूर्व की तरफ, और वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली। मतलब कुछ जल अपना किधर गिराएंगी? बंगाल की खाड़ी में, कुछ गिराएंगी अरब सागर में। उसी प्रकार उनका डिवीजन किया गया। जो ढाल की तरफ उन्हें पूर्व की तरह वो बोलते हैं, और जो ढाल के विपरीत बहती हैं उन्हें हम पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कहते हैं। अब वैगई, सुवर्णरेखा और महानदी और पेनेरू में से बताना है कौन सी ऐसी रिवर है जो प्रायद्वीपीय भारत की तो तीसरी सबसे बड़ी नदी और भारत की एक प्रमुख पूर्व की ओर बहने वाली नदी भी है। तो आप देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में कौन कौन सी है? ब्राह्मणी है, वैगई है, सुवर्णरेखा है, पेनेरू है, महानदी है। ठीक है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, सारी नदियां किधर बहती हैं? तो बहती पूर्व की तरफ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, महानदी। महानदी हो जाएगी। ठीक है, तो महानदी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरे सबसे बड़ी रिवर है, जो कि उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी भी है। छत्तीसगढ़ के इलाके से भी निकलती है। इसे उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली कौन कौन सी नदियां नाम याद कर सकते हैं? सबसे पहले नर्मदा और तापी, तो बहुत अच्छे से रट लीजिए। पेरियार है, साबरमती है, लूनी है और माही है। ये नदी किधर अपना जल गिराती है? वेस्ट साइड पे गिराती है। ठीक है, अरब सागर में अपना जल गिराती है। 32nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो हम 2 तरह के ग्रासलैंड पढ़ते हैं। कौन से? पहले तो ट्रॉपिकल और दूसरे टेम्परेट होते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स बोलते हैं, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोस्ट, वेनेजुएला में लानोस। बताइए कौन सा एक टेम्परेट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। तो डाउन है, नीचे है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन से याद कर लीजिए। एक तरह का कैसा है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। इसके अलावा ये जो पूर्वी अफ्रीका में दिया गया है सवाना, ब्राजील का कंपोस्ट, वेनेजुएला के लानोस, ये सारे कैसे हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं। रख लीजिए, और इनका लोकेशन भी। इसके अलावा अगर टेम्परेट ग्रासलैंड की बात की जाएगी तो अर्जेंटीना में इन्हें हम पंपास बोलते हैं। ठीक है, मिडिल एशिया में स्टेपी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आप देख चुके हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में भी याद रखिएगा, इन्हें हम वेल्ड के नाम से जानते हैं। 33rd क्वेश्चन देखिए, एक इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो उड़ीसा में बादाम पहाड़ खदानें हैं, इनसे उच्च कोटि का हेमेटाइट आयरन ओर निकाला जाता है। सेकेंड है छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, यहाँ से बैलाडीला रेंज में अत्यंत उच्च श्रेणी का हेमेटाइट पाया जाता है। थर्ड है भारत में मैदान कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 30% भाग पर विस्तृत है। डी है जलोढ़ मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंतु सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। कौन सा करेक्ट है? गलत विकल्प चुनना है। तो उड़ीसा में मयूरभंज है और क्योंझर है। इन जिलों में है बादाम पहाड़ी खदानें, जहां से उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह निकाला जाता है। ठीक है, तो जब मैं पहले ज्योग्राफी पढ़ती तो मेरा तो ये वीक पॉइंट होता था कि मुझे जितने भी ये मिनरल से रिलेटेड चीज़ें होती थी वो खदानें और इनकी लोकेशन नहीं तैयार होती थी। तो क्या करती थी मैं? मैपिंग करती थी। मैप से मैं लोकेट करना शुरू की और धीरे धीरे चीज़ें याद होने लगी। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो मैपिंग जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है। तो बस्तर जिले में बैलाडीला रेंज में अत्यंत उच्च श्रेणी का हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही दिया गया है। पहले और दूसरे स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब बताया जाए भारत के मैदान में जो इंडियन प्लेन्स हैं, इनकी भूमि क्षेत्र का लगभग 30% जो एरिया है इस पर विस्तृत है। मतलब भारत में जो मैदान है वो 30% एरिया पर है। क्या ये सही है?
देखिए ये हो जाएगा इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि 43% एरिया कवर करता है इंडियन प्लेन, 43%। 30% पे पर्वत हैं। क्या है? पर्वत है, माउंटेन्स हैं 30%। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्लेट्यूज। प्लेट्यूज कितने हैं? 27%। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पठार है या पर्वत है तो क्या बताएंगे? सबसे ज्यादा पहाड़ हैं 30% एरिया पर, उससे कम है पठार। लगता है हमें पठार ज्यादा है। यही हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जलोढ़ मृदा क्या है? हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों से बनते हैं। एलुवियल सॉइल के बारे में बात हो रही है। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बनती है। तो 45% अराउंड, मतलब 40% से अबव एरिया कवर करता है। कौन? एलुवियल सॉइल कवर करती है। एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा है। ये जो नदियां हैं अपने साथ ये जो गाद मिट्टी सब बहा करके लाती हैं, इनसे मृदा का निर्माण करती हैं। तो आपने देखा उत्तर वाला जो मैदान का निर्माण हुआ है वो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों की वजह से ही। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये सारी जो नदियां, गंगा नदी तंत्र, इन सभी से लाए गए मिट्टियों के द्वारा निर्मित होता है। तो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि इन्हीं की सहायक नदियां हैं, सारी आकर के मिलती हैं और इनसे इन प्लेन का निर्माण हुआ है। सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। देखिए मैं बार बार इतना ज्यादा आपको समझा रही हूँ क्योंकि आपको भूले ना। अगर आपको लग रहा है इतना एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है, इतना मैं समझाऊं तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है मैं ज्यादा बोल रही हूँ, आपको ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो फिर आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा लग रही। अदरवाइज मैं कोशिश कर रही हूँ हर क्वेश्चन को अच्छे से मैं समझाते हुए चलूं, जिससे इनसे रिलेटेड अब आपके क्वेश्चन ना गलत हो। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट ही है समझाने वाले। तो देखिए 34th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला है भारत की उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है, मैक्सिमम जो लेंथ है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? 2933 है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर भी बताते हुए चलती हूँ। सही उत्तर पूछा गया, यही सही उत्तर है। ठीक है, तो आप देखेंगे इंडिया का साउथ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट जो लेंथ है वो कितनी है? तो देखिए साउथ से नॉर्थ से साउथ देखिए कितनी है? 3214। ठीक है, और जो ईस्ट वेस्ट है 2933 है। यही आपको पहले स्टेटमेंट में दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी दिया गया है 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक नील द्वीप समूह, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। तो देखिए 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है एक रॉस द्वीप समूह, नील नहीं है, रॉस है, इसका नाम बदलकर क्या रखा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार पे कौन सा स्थित है? अगला जो ये नील द्वीप दिया गया है, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और द्वीप है हेवलॉक द्वीप, उसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। अब रख लीजिए, रॉस द्वीप उसका नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, वो द्वीप हो जाएगा। नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप रखा गया है। हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप रखा गया है, अब नहीं भूलेगा। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बताया जा रहा है 1000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि शामिल होती है। तो देखिए अब ये जो सिंचाई परियोजना है इसमें हम क्या क्या देखते हैं? तो वृहद सिंचाई परियोजना है, फिर मध्यम सिंचाई परियोजना है, लघु सिंचाई परियोजना देखते हैं इसमें। तो वृहद सिंचाई परियोजना की जब बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 10,000 हेक्टेयर तक की जो कृषि योग्य भूमि है शामिल कर ली जाएगी। 10,000 तक की क्या होगी? वृहद सिंचाई परियोजना में। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर की भूमि शामिल होती है। अब तीसरी आ जाती है लघु सिंचाई। तो लघु सिंचाई परियोजना में 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि शामिल होती है, ना कि 1000, तो 2000 से कम। तो कल्टीवेबल लैंड के बारे में बात हो रही है। मैंने सबसे पहले आपको बताया कौन सा? मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसमें हम क्या, मेजर इरिगेशन आ गया, फिर उसके बाद मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और लास्ट वाला मैंने बताया माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसी में डिफ्रेंशिएट करके मैं बता दे रही हूँ फिर से। तो जो भी 10,000 हेक्टेयर इंक्लूड किया जाएगा जिसमें, वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। फिर 2000 हेक्टेयर तक लिया जाएगा, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक, वो कैसा हो जाएगा? वो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर 2000 हेक्टेयर से कम की लैंड, जो कल्टीवेबल लैंड है, वो आ जाएगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। 35th क्वेश्चन देखिए, उस अनुसंधान संस्थान का चयन करें जो निम्नलिखित में से सबसे दक्षिणी है। अब देखिए ऐसे प्रश्न बहुत बन रहे हैं और इन क्वेश्चंस में दिक्कत होती है। पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, अब कहाँ से ढूंढे इसको, तो याद करना पड़ेगा इन सबको। सबसे पहले केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ यूपी में है। और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? बैरकपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में।
ठीक है, अब देखते हैं हमें इसे अरेंज कैसे करना है। तो सबसे दक्षिणी, सबसे नीचे कौन होगा, साउथ में कौन सा होगा, तो आंध्र प्रदेश होगा, है ना। खुद सोचिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर यूपी, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश आ जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर लोकेशन याद होती तो भी आंसर मिल जाता है। पॉलिटी के क्वेश्चंस पे अब हम लोग बढ़ रहे हैं। 36 क्वेश्चन में पूछा गया संविधान सभा ने, कुछ स्टेटमेंट है, बताएंगे कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। सेकंड है, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1969 में हुआ। इसमें शामिल राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एमपी और उड़ीसा हैं। थर्ड है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके अंतर्गत 22 अक्टूबर 1774 को कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश थे, एक एलिजा इम्पे, और उसके अलावा 4 अन्य न्यायाधीश थे। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला और दूसरा कथन सही है, ऑप्शन डी हम लोग चूज करेंगे। पहला दूसरा बिल्कुल सही दिया गया है। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत को अपनाया, 24 जनवरी 1950, रटा रहना चाहिए। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये 1969 में बना। इसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, एमपी और उड़ीसा है। फिर से देख लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। फिर अब बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कब आया, 22 अक्टूबर 1774 को। इसके तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। एक मुख्य न्यायाधीश थे इसमें, एलिजा इम्पे, ठीक है। और इसमें फिर इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे, यहाँ पे 4 दे दिया गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर, इसीलिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी, पहला और दूसरा कथन सही है। 37वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। संथानम समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। संथानम समिति 1962, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977, बलवंत राय मेहता समिति 1957, एल.एम. सिंघवी समिति 1986। अरेंज कीजिए, क्या होगा, 3, 1, 2, 4, है ना। सबसे पहले कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद संथानम समिति, फिर अशोक मेहता समिति और एल.एम. सिंघवी समिति। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। 38 क्वेश्चन देखिए, कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और बताने कौन से हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर देखेंगे, मैं सारे आर्टिकल्स बताती चलूंगी। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया, कानून के समक्ष समानता, सही है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उपाधियों का उन्मूलन किसमें है, आर्टिकल 18 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21 हो जाएगा, 20 गलत दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 21 होगा। फिर धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 है, ना कि 28 है। तो यहाँ पर 5th और 6th गलत दिए गए हैं, बाकी सारे सही हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए में दिया गया है। 39वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हो रहा है तो उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष हो या अन्य सदस्य हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, किसी राज्य में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या ये कथन सही है? तो किसी राज्य में अगर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है या फिर अन्य सदस्य, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। हमसे गलत विकल्प पूछा गया, यही सही उत्तर होगा, लेकिन बाकी के स्टेटमेंट भी समझेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संसद की कोई भूमिका नहीं होती। और ऑप्शन डी कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपे जा सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से क्या होगा कि अगर किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य हैं वो संघ लोक सेवा आयोग को भी सौंपे जा सकते हैं। ये 40वां प्रश्न है। ठीक है, इसके सारे स्टेटमेंट देखने हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन से करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फेब 1985 को अधिनियमित किया गया था और इस कानून को 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह अधिनियम 18 मार्च 1985 को लागू हो गया था।
सेकेंड है, किसी राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह दल संबंधित राज्य के किसी भी आम विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीतने में सक्षम हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब क्या होगा कि वह दल राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले और इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है 368 इसके प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। अब मैं ऑप्शन दिखा दे रही हूँ, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर देखिए, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। अगर राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करनी है तो ये जो दिए गए हैं ये स्टेटमेंट इसके लिए सही होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्टेटमेंट बड़े हैं तो रिपीट करके जरा देख लीजिएगा।